हाउ टू बी हैप्पी इन एन अनहैप्पी मैरिज। लोग कई कारणों से दुखी विवाह में रहते हैं। यदि आप उन लोगों में से एक हैं, तो आपको ऐसा लग सकता है कि आप खुश नहीं हो सकते। बहरहाल, आप खुशी के लिए अपना रास्ता ढूंढ सकते हैं, खराब स्थिति में भी खुशी की ओर ले जाने वाली आदतों का अभ्यास करके, और आप एक जोड़े के रूप में खुशी की ओर बढ़ने के लिए अपनी शादी पर काम करने में सक्षम हो सकते हैं। स्टेप 1, लर्निंग टू बी हैप्पी। 1, आभारी होने के तरीके खोजें। यह हमेशा आभारी होना आसान नहीं है, खासकर एक खराब रिश्ते के बीच में। बहरहाल, आभार आपको खराब रिश्ते से निपटने में मदद कर सकता है, और यह आपको खुश कर सकता है। प्रत्येक दिन यह जानने के लिए समय निकालें कि आप किसके लिए आभारी हैं। एक पत्रिका में प्रत्येक दिन के लिए आभारी कुछ चीजें लिखने का प्रयास करें। आप इस काम के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पर, भले ही स्थिति खराब हो, आप कुछ के बारे में आभारी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप पसंद नहीं कर सकते हैं कि आप जिस रिश्ते में हैं, उसके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन आप इस समय अपने जीवन में वित्तीय स्थिरता के लिए आभारी हो सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, शायद आप आभारी हैं कि रिश्ते का दूसरा व्यक्ति आपके बच्चों के लिए एक अच्छा माता पिता बना हुआ है। 2, प्रवाह के अनुभवों में संलग्न। फ्लो मोमेंट तब होते हैं जब आप जो भी कर रहे होते हैं उसमें पूरी तरह से लीन होकर अपने आप को एक अनुभव में खो देते हैं। यदि आप एक कलाकार, एक लेखक, या एक धावक भी हैं, तो आप पहले से ही इस प्रकार के अनुभव को समझ सकते हैं। यह वह क्षण है जब दुनिया दूर हो जाती है, और आप केवल अनुभव कर रहे हैं या आनंद ले रहे हैं। अध्ययनों से पता चला है कि आपके पास जितने अधिक प्रवाह के क्षण हैं, आप सबसे अधिक खुश हैं। एक ऐसी गतिविधि चुनें जो आपको थोड़ी चुनौती दे, लेकिन यह अभी भी परिचित है ताकि आप इसमें खुद को खो सकें। उदाहरण के लिए, यदि आप पेंटिंग के परिदृश्य का आनंद लेते हैं, तो आप चित्र या फलों की टोकरी जैसे किसी नए विषय को चित्रित करने का प्रयास कर सकते हैं। 3, वही लड़ना बंद करो। यही है, अगर आप हमेशा खुद को उन्हीं चीजों के बारे में बहस करते हुए पाते हैं, तो उस विषय को अलग रखने का समय आ सकता है। आपको यह तय करने की आवश्यकता है कि आप इस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आप सहमत नहीं हो सकते हैं, या आप दोनों के लिए काम करने वाले समझौते को खोजने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप राजनीति से लड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो आप राजनीति को एक बंद सीमा का विषय बनाना चाहते हैं। या यदि आप अक्सर शुक्रवार रात को किस फिल्म को देखने जा रहे हैं, तो आप इस फिल्म का चयन करना चाहते हैं। 4, अपनी रुचि विकसित करें। यदि आपकी शादी वह नहीं है जो आप चाहते हैं, तो यह समय हो सकता है कि आप अपनी शादी के बाहर कुछ पूर्णता पाएं, न कि एक अफेयर के रूप में। अपने स्वयं के शौक और रुचियां रखने से आपको स्वतंत्र रहने और आपको खुश रखने और दुनिया के साथ जुड़ने में मदद मिलेगी। वास्तव में, अपने स्वयं के हितों को विकसित करना एक अच्छा विचार है, भले ही आपकी शादी शानदार हो। लाइब्रेरी में रुचियों की खोज करने, स्थानीय हॉबी क्लब या कुकरी कक्षाओं में शामिल होने, या पास के सामुदायिक कॉलेज में व्यावसायिक कक्षा लेने पर विचार करें। 5, स्वयं सेवा का प्रयास करें। उद्देश्य की भावना रखना और अन्य लोगों के साथ कुछ अच्छे सामाजिक संबंध भी खुश महसूस करने का एक अच्छा तरीका है। स्वयंसेवा आपको जीवन में उद्देश्य की भावना दे सकती है, और यह आपको अन्य समान विचारधारा वाले लोगों के साथ बातचीत करने की अनुमति देती है, इससे आपको मदद मिल सकती है। खुशी महसूस करना। एक संगठन खोजने की कोशिश करें जिसे आप पशु आश्रय या खाद्य बैंक के रूप में योगदान करना चाहते हैं, और स्वयंसेवक बनने के लिए आवेदन करें। आप अपने जीवनसाथी से यह भी पूछ सकते हैं कि क्या वह आपके साथ रहना चाहता है, और यह आप दोनों के लिए एक अच्छी बॉन्डिंग गतिविधि हो सकती है। 6, अपने सामाजिक जीवन का विकास करें। कई अध्ययन रिश्तों को खुशी की कुंजी बताते हैं। यदि आपका मुख्य संबंध दुखी है, तो आप यह नहीं देख सकते हैं कि आप अपनी स्थिति को कैसे बदल सकते हैं। आपके पति या पत्नी को आपके सामाजिक संबंधों का मुख्य स्रोत नहीं होना चाहिए। आपके मित्रों, साथ ही साथ आपके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रिश्ते पूरे हो सकते हैं।
सप्ताह में एक रात दोस्तों के साथ डिनर पर जाने की कोशिश करें या खरीदारी के दिन या टेनिस या तैराकी जैसे गतिविधि सत्र के लिए भाई बहन या चचेरे भाई के साथ मिलें। यदि आपके पास बहुत सारे दोस्त नहीं हैं, तो अपने हितों को साझा करने वाले अधिक लोगों से मिलने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए आप एक गेंदबाजी लीग में शामिल हो सकते हैं, एक कला वर्ग ले सकते हैं, या एक गाना बजाने वालों या बैंड को ढूंढ सकते हैं जिन्हें नए सदस्यों की आवश्यकता हो। स्टेप 2, वर्किंग टूवर्ड्स अ बेटर मैरिज। 1. साथ रहने का समय निकालें। एक दूसरे के लिए समय बनाना यह कहने का एक तरीका है कि आप एक दूसरे के लिए प्रतिबद्ध हैं। कहें कि आप प्रत्येक सप्ताह एक दूसरे के साथ एक निश्चित समय बिताएंगे और उससे चिपके रहेंगे। यह आपको एक दूसरे को फिर से जानने का मौका भी देगा। 2. याद रखें कि आपने क्या महत्व दिया है। जब आप पहली बार एक साथ मिले तो संभवतः आप उन अंतरों से आंशिक रूप से आकर्षित थे जो दूसरे व्यक्ति ने प्रदर्शित किए थे। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि आप इस तथ्य से उत्तेजित हो गए थे कि वह आवेगी थी और वह सहज प्रेम करती थी। अब आप स्वयं को गुणवत्ता से घृणा कर सकते हैं। कुंजी यह याद रखने की कोशिश करना है कि आप पहली बार उस गुणवत्ता को क्यों पसंद करते हैं और फिर से आनंद लेने की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, यह आपको पागल कर सकता है जब आपका जीवनसाथी सब कुछ छोड़कर पहाड़ों की ओर जाना चाहता है। दूसरी ओर, यह आपके जीवन को बहुत उबाऊ होने से बचाता है। एक संतुलन बनाने की कोशिश करें और जो आप कर सकते हैं उसका आनंद लें। 3. ताकत और कठिनाइयों के बारे में बात करें। यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि आपके रिश्ते में क्या अच्छा हो रहा है और साथ ही साथ एक संघर्ष भी बन गया है। तुम भी एक साथ ताकत और कठिनाइयों की एक सूची बनाना चाहते हो सकता है। सुनिश्चित करें कि आप सूची में उन चीजों को शामिल करते हैं जिनके बारे में आप डर के कारण बात करने से बचते हैं, जिससे आप उनके बारे में लड़ना समाप्त कर देंगे। अपनी ताकत और कठिनाइयों के बारे में बात करने के लिए एक समय लेने की कोशिश करें जब आप दोनों शांत और केंद्रित महसूस कर रहे हों। दिन के अंत में या अन्य तनावपूर्ण समय पर बात करने से बचें। आप बयानों के बजाय मैं बयानों का उपयोग करें। दूसरे शब्दों में, इस बारे में बात करने की कोशिश करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और दूसरे व्यक्ति को दोषी ठहराए बिना आप क्या सोचते हैं। उदाहरण के लिए, मैं परेशान हो जाता हूँ जब हम एक साथ पर्याप्त समय नहीं बिताते हैं, आप कभी भी आसपास नहीं होते हैं, से बेहतर है। दूसरा कथन आपके पति या पत्नी को पहरा देता है, जबकि पहला खुली चर्चा में मदद करता है। बात करने और सुनने में समय बिताएं। यही है, आप सिर्फ वही नहीं कर सकते जो आपको लगता है कि गलत है। आपको अपने पति या पत्नी को जो भी कहना है उसे सक्रिय रूप से सुनने के लिए समय बिताने की आवश्यकता है। दिखाएं कि आपने जो कुछ भी कहा है उसके संक्षिप्त सारांश और बातचीत के लिए प्रासंगिक प्रश्न पूछकर प्रस्तुत कर रहे हैं। 4. समाधान निकालें। एक बार जब आप यह पता लगा लेते हैं कि शादी में आपके पास क्या मुद्दे हैं, तो कुछ समाधानों के साथ आने का प्रयास करने का समय आ गया है। आप अपने रिश्तों में समस्याओं के समाधान को विकसित करने में मदद करने के लिए अपनी कुछ ताकत पर आकर्षित करने में सक्षम हो सकते हैं। समझौता करने के लिए आपको अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों के बारे में बात करनी चाहिए, जिससे आप दोनों को यह तय करने में मदद मिलेगी कि आप में से प्रत्येक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। दूसरे शब्दों में, एक समझौता करने के लिए आपको अपनी ज़रूरतों के अनुसार दूसरे व्यक्ति को जीतने देने के लिए तैयार होना चाहिए, जब वह आपकी इच्छा के साथ संघर्ष में आता है। दूसरे व्यक्ति का भी यही हाल होना चाहिए। 5. परामर्श के बारे में सोचो। कभी कभी आपको अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए एक पेशेवर की मदद की आवश्यकता होती है। एक विवाह परामर्शदाता आपकी अपेक्षा से अधिक समस्याओं को ठीक करने में आपकी मदद कर सकता है, और वास्तव में, विवाह सलाहकारों का उपयोग करने वाले लगभग आधे लोगों का कहना है कि परामर्शदाता ने उनकी शादी में सभी प्रमुख समस्याओं को ठीक करने में मदद की। स्टेप 3. कंसिडरिंग द ऑल्टरनेटिव। 1. कानूनी पृथक्करण का प्रयास करें। एक कानूनी अलगाव आपको अपने जीवनसाथी से दूर होने का मौका देता है, जिससे आपको समस्याओं को हल करने की आवश्यकता हो सकती है।
यह तलाक से अलग है क्योंकि आप शादीशुदा रहते हैं। एक जुदाई का लाभ यह है कि आपको हिरासत में रहने और बच्चे के समर्थन में काम करने का एक कानूनी तरीका है, जबकि आप अलग रह रहे हैं। साथ ही साथ आपकी संपत्ति को कैसे विभाजित किया जाना चाहिए। बहरहाल, यदि आप अपनी समस्याओं को हल करते हैं, तो आप एक सामान्य शादी में जा सकते हैं। 2. जानिए तलाक एक बेहतर विकल्प हो सकता है। जबकि तलाक प्राप्त करना जीवन की उथल-पुथल है, अस्वस्थ विवाह में रहना आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि कास्टिक संबंध से बाहर निकलना और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए काम करना बेहतर है। दुखी विवाह को समझे अवसाद हो सकता है। एक अध्ययन, जिसमें 5000 वयस्कों के डेटा शामिल थे, ने दिखाया कि आपके सबसे महत्वपूर्ण संबंधों की गुणवत्ता विकासशील अवसाद का एक अच्छा भविष्यवक्ता है। मतलब, अगर आपका स्पूसल सहित आपके सबसे करीबी रिश्ते खराब हैं, तो यह आपको अवसाद पैदा करने के खतरे में डालता है। 3. तलाक के कारणों पर विचार करें। आपको लग सकता है कि आपके पास तलाक लेने का एक अच्छा कारण है। यदि आप अपनी शादी में दुखी हैं, तो आप पाएंगे कि आप बाहर निकलते ही सबसे ज्यादा खुश रहने वाले व्यक्ति हैं। आप अपने पति या पत्नी के बीच संबंध होने पर तलाक पर विचार कर सकते हैं। जबकि कुछ जोड़े बेवफाई से उबरते हैं, अन्य लोग इससे उबर नहीं पाते हैं। यदि आप पाते हैं कि आप अपने जीवनसाथी को माफ नहीं कर सकते हैं, तो उसने महीनों या वर्षों के बाद भी क्या किया, आप तलाक पर विचार कर सकते हैं। आप अलग अलग तरीकों से बढ़े हैं। कभी कभी, जब आप एक साथ पूर्ण विकसित वयस्कों में बढ़ते हैं, तो आप अलग अलग दिशाएं लेते हैं। यदि आप पाते हैं कि आप और आपका जीवनसाथी किसी भी बात पर अधिक सहमत नहीं हो सकते हैं क्योंकि आप अभी बहुत अलग हैं, तो तलाक देना सबसे अच्छा हो सकता है। आपका साथी वित्त में खराब है और वह नहीं बदलेगा। बेशक, हर कोई कभी कभी खराब पैसे का विकल्प बनाता है। हालांकि, यदि आपका साथी इतना बुरा है कि यह आपकी शादी पर तनाव पैदा कर रहा है या आपके परिवार को परेशान कर रहा है, तो आपको शादी से बाहर निकलने की आवश्यकता हो सकती है, खासकर यदि आपने चिंता व्यक्त की है, लेकिन आपका पति बदलने को तैयार नहीं है। बच्चों के बारे में सोचो। कई दुखी विवाहित जोड़े बच्चों के लिए एक साथ रहते हैं। बच्चों पर तलाक कठिन है, लेकिन यह भी सच है कि शादीशुदा होने के नाते आपके बच्चों पर भी मुश्किल हो सकती है। आपके बच्चे जानते हैं कि आप दुखी हैं, और यदि आप लगातार लड़ रहे हैं, तो आप उन पर तनाव डाल रहे हैं। वैसे भी, चेतावनी, यदि आपकी शादी किसी भी तरह से अपमानजनक है, तो आपको बाहर निकलने की जरूरत है। यदि आपको नहीं पता कि मदद कहाँ मिलेगी, तो स्थिति खतरनाक होने पर 211 या पुलिस को कॉल करने का प्रयास करें।